हेलो इंडिया, मैं हूं प्रताप, आपका दोस्त रीबॉर्न इंडिया चैनल से। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पुनीत कुमार भारद्वाज जी। सर हैं एमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज से। इसके साथ साथ सर ने जीबी पंत मेडिकल कॉलेज में काफ़ी एक्सपर्टीज दी है और अभी हैं सर एसएन मेडिकल कॉलेज में, और एसएन मेडिकल कॉलेज में पूरा प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट सर के अंडर में है। तो आज जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने सर के सामने पुट अप किए थे, ऑलमोस्ट आप सभी के क्वेश्चंस का जवाब मेरे को मिल गया है, जो कि सेटिस्फैक्ट्री है। आज आपके सामने डॉक्टर पुनीत सर के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बहुत मतलब मिथ सा भी है कि हमारे शरीर में घाव हो गया, और काफ़ी पेशेंट्स कहते हैं कि बेड सोर, प्रेशर सोर, ये होता क्या है बेसिकली? प्रेशर सोर बॉडी के उस रीजन में हम जैसे अब हम टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे हम बोलते हैं ना कि बॉडी पर प्रेशर पड़ रहा है, वो उससे वो प्रेशर सोर डेवलप हो रहा है। तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो जब वो प्रेशर 40 mm ऑफ Hg को क्रॉस कर जाएगा तो वहाँ का जो ब्लड सर्कुलेशन है लोकलाइज्ड एरिया का, वो रुक जाता है। दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्किन और दैट लीड्स टू बेड सोर। या फिर हम बोले ट्वाइस और थ्राइस जो नॉर्मल बॉडी प्रेशर है, बॉडी जो ब्लड प्रेशर है, अगर हम उससे उस जगह का जो प्रेशर है, जो भी पार्ट जो फ्लोर पे या बेड पे रेस्ट कर रहा है, वो प्रेशर उसके ऊपर क्रॉस कर जाता है ना, तो फिर वो बेड सोर के लिए इम्पेंडिंग कंडीशन हो जाती है। अब हम बेड सोर को ही जैसे अब हम वो बेड सोर इसलिए बोलते हैं कि हम पेशेंट को बेड पे लेटा हुआ है। आइडियल टर्म इज़ प्रेशर सोर। सर, ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जनरली मेरी कम्युनिटी या मैं जिस कम्युनिटी में हूँ, तो वहाँ पे न्यूरोजेनिक पेशेंट्स जनरली बहुत होते हैं। तो वो पेशेंट्स जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे ग्रुप्स हैं, वो जनरली या तो स्ट्रोक के सर्वाइवर्स होते हैं या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स होते हैं। तो इनमें सर एक बड़ा अच्छा टेंडेंसी दिखा गया कि प्रेशर सोर बहुत जल्दी डेवलप होता है, ऐसा क्यों? नहीं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या हम जैसे ट्रोमैटिक है या जो भी रीज़न है, हम स्ट्रोक डेवलपमेंट पेशेंट की बात कर रहे हैं, उनके संग प्रॉब्लम होती है कि दे डोंट हैव द कैपेसिटी टू चेंज पोजीशंस एज पर द कन्वीनियंस। That improves with time, that improves with physiotherapy, but at that moment when we want the patient to change posture, he is not able to। और जब कंटिन्यूस उसी पेशेंट को उसी पोजीशन में लेटे रहते हैं तो लोकलाइज जो प्रेशर सोर्स होते हैं, जो बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे जो प्रेशर इंक्रीज होता रहता है वो स्किन डिस्ट्रक्शन को लीड करता है, इसीलिए वो प्रेशर सोर्स डेवलप होते रहता है। कहना भी गलत नहीं होगा कि उनको पता नहीं चलता कि बेसिकली न्यूरोजेनिक इंजरी है, पेन होता नहीं है, उनको पता नहीं चलता बॉडी में प्रेशर पड़ रहा है। अब किसी नॉर्मल पेशेंट को मालूम पड़ जाता है कि जलन हो रही है या स्किन में कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं, तो वो तुरंत पोजीशन चेंज करते हैं। जैसे इरिटेशन होता है, उनको लगता है नहीं यार, तो इमीडिएटली जैसे एक बार पे वेट डाल के बैठे हैं तो नहीं यार, कुछ भी हम आप चेंज कर लेते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। हम कर पाते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे पेशेंट अकेला लेटा है, मतलब केयर गिवर नहीं है, उसको पता भी चल रहा है तो वो नहीं कर सकता, ये भी एक रीज़न हो जाता है जब उसकी पेशेंट की एबिलिटी नहीं है चेंज करने की। सर, एक बड़ा जनरलाइज क्वेश्चन सा है कि प्रेशर सोर जनरली कितने देर में डेवलप होता है, और मतलब कम से कम अगर डेवलप कितने, मतलब जैसे पेशेंट कहते हैं कि मैं तो रात में मैं लेटा था और सुबह मैं मॉर्निंग में जब मैंने स्प्रिंट उतारा तो वहाँ पे प्रेशर सोर डेवलप हो गया, ग्रेड 1 के आसपास है उसके हिसाब से। तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है कि ऐसा ना, अगर हम ऐसे नेशनल ऐसे NHS का जो होता है ना, उसमें हम बोले तो 1 to 2 आवर्स इज अ सफिशिएंट टाइम फॉर अ प्रेशर सोर टू डेवलप। 1 to 2 आवर्स आइडियली। दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ मच प्रेशर that point at that moment of body is applied, that somehow defines कि हमें टाइम पीरियड कितना मिलेगा। अगर प्रेशर कम है, मतलब इतने ज़्यादा प्रेशर उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, मैंने बोला ना ट्वाइस या थ्राइस जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है उससे ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर से वो डेवलप होने में टाइम कम ही लगेगा। ओवरनाइट तो बहुत टाइम हो गया, 2 से 3 घंटा इज सफिशिएंट फॉर प्रेशर टू डेवलप। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन, लाइक प्रेशर डेवलप हो गया, चलिए प्रेशर सोर बन गया, अब प्रेशर सोर को रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? मतलब एक जनरल अगर छोटा सा प्रेशर सोर हुआ है, ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, अभी अब जस्ट कलर चेंज हुआ है या ब्लैकिश या पिंकिश शेप में उसमें चला गया, ठीक है। रिकवर होने में वैसे अगर बॉडी के हम स्किन चेंजेस भी मानते हैं तो 2 से 3 डेज में 72 आवर्स मान के चलते हैं। अगर ग्रेड 1 प्रेशर सोर है, जितना ही ज़्यादा ग्रेड बढ़ता जाता है तो उतना ही ज़्यादा टाइम उसका पीरियड बढ़ जाता है, बिकॉज स्किन की हीलिंग कैपेसिटी भी इम्पेयर्ड रहती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी पेशेंट्स में। वैस्कुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इतना अच्छा नहीं होता है उस पर पर्टिकुलर साइड पे ना, तो वही वो टाइम पीरियड बढ़ता जाता है। जितना डीप वो प्रेशर सोर होता जाता है, जैसे ग्रेड बढ़ता जाएगा ना, उतना ही टाइम पीरियड बढ़ जाता है। नॉर्मल अगर आप रेडनेस की बात करें तो 72 आवर्स में नॉर्मली रिजॉल्व, अगर हम प्रेशर या पोस्चरल चेंजेस अप्लाई कर देते हैं तो।
सर किसी से सुना था एक पेशेंट से कि मेरा ग्रेड 1 है, किसी ने कहा मेरा ग्रेड 3 है या ग्रेड 4 है प्रेशर सोर का, थोड़ा सा बता सकते हैं? देखिए, अगर हम हाँ ग्रेडिंग हम प्रेशर सोर्स की डिसाइड करते हैं कि हम स्किन की डेप्थ कितनी इन्वॉल्व कर ले रहे हैं। अगर हम ग्रेड 1 प्रेशर सोर को काउंट करते हैं जब एक नॉर्मल एरिया ऑफ रेडनेस है पर वो नॉन ब्लैंचेबल होता है कि अगर हमने प्रेशर डाला वो रेडनेस गायब हो जाए। नॉर्मल रेडनेस होती है तो जब आपको चोट लगती है आप देखते हैं ना, ऊपर दबाओगे तो रेडनेस चली जाएगी। नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस इज ग्रेड 1, ठीक है ना। एंड देयर इज पार्शियल लॉस ऑफ स्किन, नॉट कंप्लीट पार्शियल लॉस ऑफ स्किन, देन इट इज ग्रेड 2। देयर इज कंप्लीट लॉस ऑफ स्किन अप टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, मतलब जब फैट वैट दिखने लग जाता है तो वो ग्रेड 3 है। और अगर वो बोन डीप, अगर कोई भी जो लोअर राइट अंडरलाइंग बोन एक्सपोज हो गई तो वो ग्रेड 4 प्रेशर सोर में अंडर जाता है। सर ऐसा कुछ भी है कि ग्रेड 3 या ग्रेड 4, मतलब हमको कब एक सर्जन के पास या डॉक्टर के पास जाके एटलीस्ट दिखाना चाहिए कि ये सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया? नहीं, अच्छा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे को कब रश करना है? ठीक है सर मार्केट में कुछ मेडिसिन अवेलेबल हैं और आजकल इंडिया में क्या है सर, किसी भी मेडिसिन तक रीच बड़ी इजी है। एक लेमन भी जाके एक फलाना मेडिसिन का नाम लेके यूज़ करना स्टार्ट कर देता है विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सर डॉक्टर से या सर्जन से काम करें, ये भी क्वेश्चन है। जैसे प्रेशर सोर अगर हम उसको ग्रेड कर दे रहे हैं कि वो प्रेशर सोर है, जैसे मैं बता रहा हूँ नॉन ब्लेंचिंग भी स्टार्ट हो गई है, तो आइडियली यू शुड मीट अ प्लास्टिक सर्जन बिकॉज ही विल बी एबल टू डिसाइड कि व्हाट अपार्ट फ्रॉम मेडिकेशंस, है ना, बहुत मल्टीफैक्टोरियल ट्रीटमेंट होता है ना, केवल मेडिसिन उस चीज़ को नहीं क्योर कर सकती हैं, है ना। तो एक इसीलिए मैं कह रहा हूँ जब भी प्रेशर सोर का ग्रेड 1 भी डेवलप हो रहा है, मैं कह रहा हूँ आपको लग रहा है और वो प्रेशर सोर है, तो आपको एक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करना चाहिए। ही विल बी एबल टू गाइड यू व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट टू फॉलो एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ मोडालिटी टू फॉलो, दैट विल इवेंचुअली डेवलप फेवर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रेशर सोर। ठीक है, तो आप लोग से भी यही विनती रहेगी, जो भी आपके नियर अबाउट सर्जन हैं या डॉक्टर हैं उनके पास जाके एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि सर ने जैसा बताया कि ज़रूरी नहीं है सब चीज़ों का इलाज खाली मेडिसिन, ओरल मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उससे। तो सर एक क्वेश्चन और है, लाइक अगर लोकेशन ऑफ द प्रेशर सोर अगर वो डिपेंड करता है कि सुपरफिशियल जो बाहर एरिया में हुआ वो जल्दी हील हो रहा है और अंदर की तरफ हुआ, जैसे पेम्बेटक्स पे हुआ या जेनेटिक ऑर्गन्स के पास हुआ, वहाँ पे ऐसा कोई रिस्क जोन वगैरह भी होता है? रिस्क जोन नहीं, जिस बॉडी के एरिया जहाँ हम प्रेशर दे सकते हैं, जैसे बटक और इस्चियल, जैसे हम ट्रोकेंट्रिक सोर या इस्चियल सोर्स बोलते हैं, इस्चियल सोर्स या सैक्रल सोर्स के जो एरियाज होते हैं वो मैक्सिमम प्रेशर पॉइंट होता है ना। दूसरे प्रेशर सोर्स होते हैं हील, शोल्डर्स, वहाँ पे हमारा प्रेशर थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम होता है, बट प्रोलॉन्ग्ड प्रेशर एट एनी पॉइंट कैन लीड टू अ प्रेशर सोर एंड द डेप्थ विल डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द पीरियड कि आप कितने देर तक उस प्रेशर को रख रहे हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम ऑडियंस आर हिंदी स्पीकिंग। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि हम किसी भी जगह पे हम प्रेशर दे रहे हैं, है ना, वो जो डेप्थ है वो हमेशा इस पर डिपेंड करेगी कितनी देर तक पेशेंट उस पोजीशन में लेटा हुआ है ना। आइडियली आप मतलब ऐसे जनरली हम देखते हैं तो जो बटक वाला रीजन है, जो इस्चियल रीजन है या सैक्रल रीजन है, जो कमर वाला, वहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर होता है कि कोई भी पेशेंट जिसे हम हिंदुस्तान में या कहीं भी देखते हैं वो सीधे लेटते हैं। तो जो हमारे प्रेशर सोर्स होते हैं उस जगह पे वो शोल्डर, सैक्रल, इस्चियल रीजन में होते हैं, और जो पैर की एड़ियाँ होती हैं वो वाला रीजन, तो वो ही मोस्ट प्रोन होते हैं। पर क्या होता है, पैर वाला वेट इतना नहीं होता है, इसलिए जो ज़्यादा डीप अल्सर्स होते हैं वो सैक्रल रीजन में बनते हैं, जो कमर वाला हिस्सा है, और बटक वाला जो हिस्सा है इस्चियल रीजन में। तो सर कुछ क्वेश्चंस, एक्चुअली क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे हैं, तो मैं आपके सामने जो मेरे को लग रहा है रिपीट नहीं हुआ है आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। सर जैसे पर्सन है इनकॉन्टिनेंट है और ब्लैडर, तो उस केस में पेशेंट को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एनी आइडिया? जैसे जब पेशेंट का ब्लैडर और बॉवल इनकॉन्टिनेंस प्रेजेंट है तो प्रेशर सोर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी फैक्टर रहता है मॉइस्चर, मतलब जो है वहाँ पे ना हमको उस पार्ट को ड्राई रखना है, ड्राई प्लस कि मतलब एयरेटेड रहे। अगर वो कवर्ड रहता है, जैसे हम डायपर यूज़ करते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो इनकॉन्टिनेंट होते हैं ना, तो जहाँ वो मॉइस्चर नहीं प्रॉपर क्लीन हुआ तो जो भी एक केयर गिवर है, वेदर वो फैमिली मेम्बर हो या नर्स हो या हॉस्पिटल स्टाफ हो, उसको ये इंश्योर करना है कि जिस पार्ट में हम प्रेशर सोर का इम्पेंडिंग मान रहे हैं वो पार्ट ड्राई रहे। तो इनकॉन्टिनेंट है, चाहे बावल हो चाहे ब्लैडर, तो इन एनी केस दैट हैज़ टू बी क्लीन प्रॉपर तरीके से और उस पार्ट को ड्राई रखा जाए। इस बात को तो इंश्योर करना पड़ेगा, अब वो रेगुलर क्लीनिंग पे ही निर्भर करता है।
रेगुलर क्लीनिंग और हवा लगता है। हवा लगता रहे उसको। तो मतलब बांध के नहीं रखना है, डायपर का प्रयोग एटलीस्ट उस वक्त आपको कम करना है। दैट इज व्हाट यू वांट टू से। सर ऐसा भी है सर, अगर हम अपनी कुछ फूडिंग हैबिट, अगर जैसे ऐसी एक केस है या न्यूरो केस है, कोई भी केस हो, अगर हम फूडिंग हैबिट उन आपको चेंज हम कर दे जी, अगर प्रोटीन इंटेक ज़्यादा कर दे, कम बढ़ा दे, तो हीलिंग थोड़ी सी अच्छी हो जाती है। बॉडी मतलब जैसे भी हम किसी भी बॉडी में अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पेशेंट्स में भी बात करें तो हीलिंग के लिए प्रोटीन तो मस्ट है। तो हम अगर न्यूरोपेले पेशेंट्स में भी जैसे बोलते हैं, न्यूरोपेले पेशेंट में क्या है, मसल मूवमेंट नहीं हो रही, मसल एट्रोफी जाने पड़ती है, तो मसल लॉस तो वैसे भी और हो रहा है, प्रोटीन लॉस। तो आइडियल प्रोटीन रिच डाइट इज़ बॉडी से एक रिक्वायरमेंट है अगर हम बॉडी की हीलिंग बढ़ाना चाह रहे हैं या नॉर्मल वुंड भी हील करना चाह रहे हैं, तो प्रोटीन डाइट तो आपको इंश्योर करनी ही करनी है। प्लस हेल्दी डाइट जो आपकी बॉडी के सारे न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रखें, अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन्स आपको मिनरल्स भी चाहिए, है ना। तो वो स्किन हीलिंग में विटामिन ए विटामिन सी का भी बहुत रोल रहता है। तो हर चीज़ की एक पर प्रोटीन उसमें से 60% ऑफ द रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है। सर कुछ सवाल हैं कि ऑफ कोर्स सर अभी आपने बता दिया कि मोबिलिटी जितनी यूज होती है तो वो कुछ असर के तबीयत करती है। प्लास्टिक सर्जन का अदर सर्जन या फिजिशियंस से ज़्यादा क्या स्पेसिफिक रोल है? व्हाई वी शुड रश टुवर्ड्स अ प्लास्टिक सर्जन? जी अदर फिजिशियंस, प्लास्टिक सर्जन का प्रेशर सोर में देखिए हम रोल अगर हम डिसाइड करें ना, एक तो ग्रेडिंग हम डिसाइड कर लेते हैं, स्किन सुपरफिशियल चेंजेस एक वैसे मुझे लगता है प्लास्टिक सर्जन जज तो देखिए सारे हर हेल्थ केयर जो है प्रोवाइडर, हम कहें चाहे फिजिशियन हो चाहे वो जनरल सर्जन हो, डिसाइड कर लेते हैं। अब अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें प्रेशर सोर के, तो जो भी ये प्लास्टिक सर्जरी के प्रोसीजर्स हैं जब हम फ्लैप से कवर करना चाह रहे हैं, चाहे हम ग्राफ्ट से कवर करना चाह रहे हैं, स्किन ग्राफ्टिंग एक प्रोसीजर होता है, एक फ्लैप कवर एक प्रोसीजर होता है अगर वो बहुत डीप प्रेशर अल्सर है। मेन होता है एक नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी अप्लाई करते हैं अगर हम डीप अल्सर को सुपरफिशियल बना के उसको हील कराना चाह रहे हैं, तो ये एक प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन के अंडर में आता है जो कि जनरल सर्जरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। पर एक जो प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड जो है वो प्लास्टिक सर्जरी ट्रेनिंग में ये इंक्लूडेड रहता है। तो ही मतलब जो प्लास्टिक सर्जन है वो हर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करके उस प्रेशर सोर को हील कर सकता है। केवल सर्जरी ही ट्रीटमेंट नहीं है, केवल मेडिसिन ही ट्रीटमेंट नहीं है, सारी मोडालिटीज़ को कंबाइन करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। ये कुछ अगर मैं सिंपल भाषा में ये कहूँ कि आपका स्पेसिफिक रोल है उस पर्टिकुलर एरिया में, बिकॉज यू हैव दैट पर्टिकुलर एक्सपर्टीज, आपके पास वो एक्सपर्टीज है, तो इसीलिए आपके पास पेशेंट आना चाहिए, प्लास्टिक सर्जन के पास आना आइडियली आना चाहिए, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हैं कि स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 4 का पेशेंट है और उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट आगे मिलना चाहिए। राइट सर, एक क्वेश्चन और है कि लाइक अगर प्रेशर सोर प्रिवेंट करना है तो जनरली एयर बेड या वाटर बेड क्या यूज़ करना चाहिए, या अगर ज़्यादा देर तक पेशेंट बैठा है तो बैठने के लिए जेल कुशन या कुछ इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, तो क्या सूटेबल? पेशेंट जैसे हम अगर अब पेशेंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, अगर पेशेंट बैठ सकता है तो नॉर्मली वो व्हील चेयर्स पे बैठता है, तो उस केस में पोजीशन ऑफ प्रेशर सोर चेंज हो जाती है। तो प्रेशर सोर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उस बॉडी जो भी पॉइंट है जहाँ पर प्रेशर सोर बन सकता है, हर चीज़ के डिफाइंड है, उस पोजीशन को चेंज करते रहें। अब उसको चेंज करने के लिए हम जैसे जेल बेड्स आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर पेशेंट सीधा लेटा हुआ तो एक एयर बेड एक अच्छी मोडालिटी है जो कि प्रेशर चेंज करता रहता है बॉडी के सारे प्रेशर पॉइंट्स पे। तो ऐसी एक मोडालिटी हमें यूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे कभी प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं हो कि उस बॉडी मतलब जो स्किन डैमेज स्टार्ट हो जाए। तो हम एयर बेड भी यूज़ कर सकते हैं, हम वाटर बेड भी यूज़ कर सकते हैं। जेल कुशन शॉर्ट एरिया के लिए हैं, एयर बेड्स और वाटर बेड्स का क्या है पूरी बॉडी सरफेस एरिया को कवर कर सकते हैं और प्रोलॉन्ग पीरियड तक हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम पेशेंट का शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो फिर भी जेल कुशंस वगैरह बेटर रहते हैं, बट एयर बेड मुझे लगता है कि एक जनरलाइज बेटरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर पेशेंट है तो वो एयर बेड का यूज़ करे, वो लेटा है स्पेशली, इस बात का ध्यान रखें, और अगर वो बैठे हुए हैं तो जेल कुशन का यूज़ करें। बिल्कुल, पार्ट ऑफ दैट पोस्चरल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है। डू द पोस्चरल चेंजेस, तो वो अपना वेट ट्रांसफर वगैरह करता है तो वो उससे बच सकता है। सर लाइक एक क्वेश्चन आ रहा है कि डोनट टाइप क्वेश्चंस, मतलब जो ट्यूब वगैरह लगा लेते हैं जहाँ पे जैसे सैक्रमेनिया में हुआ, बटक्स वगैरह किसी,
तो वहाँ पे यूज़ करना चाहिए या यूज़ नहीं करना चाहिए, ये क्वेश्चन किसी ने स्पेसिफिकली पूछा था ताकि प्रेशर को आइसोलेट कर सके या नहीं करना चाहिए, ज़रा सा थोड़ा सा। नहीं, डोनट यूज़ कर रहे हैं। डोनट का काम केवल इतना है कि वो बाकी सरफेस एरिया पे प्रेशर डालता है ना, और जैसे सैक्रल रीजन में है उसको वो एयर से लिफ्ट कर देता है, तो उस पर प्रेशर रिलीव हो गया। बट अगर अब वही पेशेंट को हम 2 घंटे या 3 घंटे उस पोस्चर में छोड़ देंगे तो जो सैक्रल रीजन पे प्रेशर पड़ रहा है अब वो उस डोनट वाले रीजन पे पड़ने लगेगा। तो इवेंचुअली हमारा जो पर्पस है प्रेशर सोर प्रिवेंट करने के लिए या हील करने के लिए, कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट आप बॉडी का प्रेशर किसी और पोजीशन पे चेंज कर दो। अगर हम किसी पेशेंट को करवट बैठाने लगेंगे तो उसके जो प्रेशर सोर डेवलप होने का रीजन है वो बदल जाएगा, वो कोनी हो जाती है। तो डोनट यूज़ करना मतलब प्रेशर, अगर हम पोस्चरल चेंजेस कर सकते हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर चेंज करके उस जब पर्टिकुलर पॉइंट पे आ जाएगा तो बात वहीं आके फंस जाएगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन करके समाप्त करता हूँ। हमारे यहाँ सर एक चीज़ बड़ा देखा गया, मतलब मिथ है या कहूँ या क्या है, हर सेकंड पेशेंट भी ओपिनियन दे रहा होता है कि ये फलाना एंटीबायोटिक कर लो, दैट विल हेल्प यू। वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वही तो एक पेशेंट को अगर हम प्रेशर सोर बोल दे रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ चाहे वो भले ही प्लास्टिक सर्जन अगर नहीं अवेलेबल है, किसी भी एक फिजिशियन या प्रॉपर सर्जन के पास वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि एंटीबायोटिक भी हम रैंडम स्टार्ट करें, अगर वो उस लाइक है भी कि नहीं वूंड, अगर प्रेशर सोर के अराउंड रेडनेस स्वेलिंग वगैरह है तो फिर वो इन्फेक्शन की तरफ जा रहा है, तो हमें एंटीबायोटिक देनी है। अगर नहीं है, केवल प्रेशर सोर है, तो एंटीबायोटिक का मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा रोल नहीं है उसमें, जब तक कि वो इन्फेक्ट नहीं हुआ हो। इन्फेक्ट भी हो गया है तो हम प्रॉपर वूंड के लिए सेंसिटिविटी भेजते हैं ताकि हम स्पेसिफिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करें। ठीक है ना? थैंक यू पुनीत सर, आपने मेरे को शॉर्ट नोटिस पर टाइम दे दिया, थैंक यू सो मच।